करते हैं 7 सितंबर के पेपर की बिल्कुल शुद्ध आंसर की, सबसे तेज सबसे सटीक। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंध संगठन है। दोस्तों यहाँ पे फिक्की से संबंधित संगठन के बारे में पूछा गया है और अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, तीसरा देखिए कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ही है, ये फिक्की से संबंध संगठन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी एवं सी तीनों इसमें क्या है, सही है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, इसमें देखिए शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, ये सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है। तो वो द्वीप है दोस्तों कच्छातीवु द्वीप। कौन सा द्वीप है, कच्छातीवु द्वीप। तो यहाँ पे इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन ब्रिक्स के बारे में सही नहीं है, अपने को यहाँ पर उत्तर देना है। ब्रिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय तथा दृष्टिकोण था ब्रिक्स @21 शांतता, समग्रता व सहमति के लिए ब्रिक्स अंततः सहयोग। जिसने भी 2 नंबर का किया है दोस्तों, उन सभी का ये क्या है, सही है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है दोस्तों। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर ये वक्तव्य है, इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था। तो दोस्तों यह वक्तव्य दिया था किसने, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों ये वक्तव्य दिया था। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया। इस समूह में शामिल नहीं है, तो बताइए इस समूह में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें पाकिस्तान शामिल है, वो नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपने को यहाँ पर कोट भाषा का उत्तर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बताइए किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, ठीक है, पाठ्य चर्चा के निर्माण में। तो इन सभी में दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पर सारे के सारे सही है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ABCD इसमें सही है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिगमकर्ता के द्वारा। ठीक है, अधिगमकर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिकथन A और कारण R दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक सक्रिय का बोध करते हैं।
दूसरा देखिए यहाँ पे कारणार में संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है, तो वो कौन सी अवस्था में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही, जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 11 नंबर का प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? तो ये कौन से चरण की विशेषता है? तो ये सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुक्ता से संबंधित है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? बताइए कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आल्पोर्ट। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 13 नंबर का प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है, एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? बताइए कौन सा कथन है वो अधिगम के बारे में सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अधिगम के संबंध में जो सत्य कथन है वो है दोस्तों, अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? दोबारा देखिए, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? तो दोस्तों वो संलग्न करना चरण में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है, इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह से कौन सी गतिविधि सहारा देगी? तो कौन सी गतिविधि सहारा देगी? तो वह है त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यह शील गुण उपागम पर आधारित है, यह शील गुण उपागम पर आधारित है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तो इसे प्रतिगमन कहा जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिगमन। 19 नंबर का प्रश्न है, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेटा घटक के अंतर्गत। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेटा घटक के अंतर्गत। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता? बताइए, शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रतिबंधित करने का कौशल है, यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? तो ये करता है दोस्तों अंतर्व्यक्तिक प्रबंधन घटक को इंगित करता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस
महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? तो उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? तो दोस्तों द्वितीयक प्रकार की अभिप्रेरणा थी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्वितीयक प्रकार की अभिप्रेरणा थी। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, कहलाती है। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, कहलाती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपलब्धि अभिप्रेरणा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? बताइए कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो देखिए, संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल ABC। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें उसकी अभिवृत्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी किया है ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रुचि, कहलाती है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रुचि कहलाती है। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, राज 171 और मोती उन्नत किस्में हैं? तो ये दोस्तों बाजरा की किस्में हैं ये। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाजरा की किस्में हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? असत्य तथ्य दोस्तों इसमें कौन सा है? तो इसमें देखिए, इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है। ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? असत्य है। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा गुजरती है? 40 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है, ये गुजरती है दोस्तों सीकर, नागौर, जालोर से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बेडज। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेडज। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल है, सूची सेकंड में अवस्थिति है। देलवाड़ा है वो आबू पर्वत पर है, यानी कि माउंट आबू में है। नाकोड़ा है यह दोस्तों बालोतरा में। रामेश्वर धाम है ये सवाई माधोपुर में है। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3142। 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3142 यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांकरेज। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांकरेज। 34 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों अजमेर में सर्वाधिक है। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक
एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। तो दोस्तों ये फ्रेंच की एक इकाई है और ये भिवाड़ी में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो दोस्तों ये मंडोर शाखा से संबंधित था। 2 नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? तो चौहान है ये दोस्तों किस स्थान से संबंधित नहीं थे? तो ये लोदरवा से संबंधित नहीं थे दोस्तों। ये प्राचीन समय में जैसलमेर की राजधानी थी दोस्तों ये लोदरवा। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर का प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? तो दोस्तों वहां का शासक है वो उदय सिंह था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भील जनजाति के संदर्भ में पाल है। पाल किसको बोलते हैं? पाल दोस्तों भील गांव को बोलते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मध्यभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? तो वो है दोस्तों बैराट। जिसने भी किया है उन सभी का मित्रों सही है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित है पूरा स्थल नहीं है। आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल दोस्तों ओजियाना है, गिलुंड है, बालाथल है, लेकिन बागोर नहीं है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में चलाया गया था। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न है ये आपकी आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न है वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने करमचंद पंवार को अजमेर, परबत्सर एवं बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? तो दोस्तों बताइए ये परगने की जागीर है वो किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा ने। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, 1565 ईस्वी में मुगलों में यानी कि मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? बताइए किसने लड़ी थी? तो ये रावचंद्र सेन ने लड़ी थी दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या कर दी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो वो है सेडलर की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता दूसरी तरफ वंश है। देखिए गोगा जी चौहान थे, रामदेव जी तंवर थे, हड़बू जी पंवार नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, बाबू जी राठौड़ थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये स्थापना है वो की गई थी 1942 में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? तो किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों मेवाड़ की पुकार से यह प्रस्तुत किया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? राजस्थान के यानी कि गठित वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाबू शोभाराम कुमावत। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो कहां पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये गोट मांगलोद में आयोजित होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 51 नंबर प्रश्न है, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो दोस्तों किस रिवाज को मनाया जाता है? तो दोस्तों दशोटन को मनाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? रेवासा पीठ के संस्थापक दोस्तों स्वामी कृष्णदास थे। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वामी कृष्णदास। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें नाहरगढ़। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़।
54 नंबर का प्रश्न है, चित्रकार साहबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो बताइए कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित थे दोस्तों ये, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बताइए कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर दोस्तों देखिए जला भी गाया जाता है, सीठने भी गाए जाते हैं। जला भी गाए जाते हैं, सीठने भी गाए जाते हैं और परिणीत भी गाए जाते हैं। गौरबंद है ये नहीं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 4। कौन से ऑप्शन में? पहला नंबर का ऑप्शन ही अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 4। आगे देखिए, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो वो थे दोस्तों मानकवि। कौन? मानकवि, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों ये राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, 4 नंबर ऑप्शन सही। 59 नंबर, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में उत्तर देना है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखनानुसार थे। तो ये अपना दूसरा गलत हो जाएगा। 2 कथन में से अपने को बताना था कि कौन सा एक सही है, यानी कि कौन कौन से इसमें सही है। तो इसमें एक सही है और सेकंड गलत है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। बताइए किसके बारे में बात हो रही है? वे राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसका उल्लेख करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हीरालाल देवपुरा का उल्लेख किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथन यानी कि कौन से कथन है वो सत्य है पदावधि के संबंध में? तो दोस्तों इसमें देखिए सिर्फ एक ही कथन सत्य है और वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था वो है सेल सिस्टम की समीक्षा। सेल सिस्टम की समीक्षा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनना है। सही वाक्य चुनना है। तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही सही है, आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का कथन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है सरपंच होता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सरपंच। 65 नंबर का प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुसूचित जाति कल्याण समिति। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध यानी कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में राज्य विधानसभा से संबंधित में सांविधिक प्रावधान वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो दोस्तों यहाँ पर है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनुच्छेद 161 यानी कि 169 एक है और दोस्तों 179 गए
और 183 गए। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही है दोस्तों, राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये प्रस्तावित है कहाँ पर? तो ये 11 से 12 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गढ़सीसर झील झुंझुनू 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? तो दोस्तों ये वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह से संबंधित ये चर्चा में रही थी। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को अपने को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों इसमें देखिए, कथन ए और कथन बी दे रखा है। यहाँ पर देखिए, कथन ए में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निर्देशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कथन बी देखिए, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 11। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? तो दोस्तों ये पढ़ी थी राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है सही नहीं है? तो इसमें देखिए, इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, बर्किंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उमा चौधरी। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? तो बताइए कौन से शहर में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हुआ। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। 75 नंबर का प्रश्न है, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? तो दोस्तों जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षर किया है। किसके साथ में बताइए? तो ये हस्ताक्षर किया है दोस्तों राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न है, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अंकित कुमार कसवान। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इटली में। 4 नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 गुना। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग है? बताइए कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कॉपीराइट से ट्रेडमार्क से पेटेंट से भौगोलिक निर्देशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4 चारों ही सही है। यहाँ पे इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही ABCD।
आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें नाइजीरिया सम्मिलित नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सूची फर्स्ट में द्वीप है और सूची सेकंड में चोटी है। यहाँ पर देखिए उत्तरी अंडमान में दोस्तों कौन सी चोटी है उत्तरी अंडमान की? तो दोस्तों वो है सेंट्रल पीक। और दक्षिणी अंडमान में दोस्तों, दक्षिणी अंडमान के अंदर माउंट कोयोब है। ग्रेट निकोबार में दोस्तों माउंट थुइलर है। और मध्य अंडमान में दोस्तों माउंट डियावोलो है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3-1-2-4। 3-1-2-4 इसका बिल्कुल सही, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 83 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों से प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सी सा पैटर्न कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों वॉकर परिसंचरण। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अप्रभावित होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है छोटा नागपुर का पठार। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो वो है दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा इसमें डिगबोई, ठीक है, फिर आएगा इसमें नुमालीगढ़, फिर आएगा दोस्तों इसमें गुवाहाटी, ठीक है 3 नंबर पे, और फिर बोगाईगांव ये 4 नंबर पे। तो यहाँ पर DACB इसका राइट आंसर हो जाएगा, DACB, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर को अपने को चुनना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें एक ही सही है और वो है 2 कथन दे रखे हैं, जिसमें से सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है। ये इसमें केवल दूसरा कथन है वो सत्य है, पहला इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में उत्पाद और सूची सेकंड में विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा में दोस्तों भारत का जो स्थान है वो है दूसरा, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल्स में भारत का स्थान है दोस्तों तीसरा। और दूध के अंदर दोस्तों भारत का स्थान पहला है और मांस के अंदर 8वां है। तो यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा CDBA इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? तो दोस्तों वो था इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 नंबर का ऑप्शन सही। 91 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? तो दोस्तों भारत की हिस्सेदारी है वो इसमें 2.2% थी। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुने। सही कूट है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद है वो संभाले थे। तो इसमें पहला कथन एक तो सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, स्वीकार किया था। बाकी इसमें C और D भी है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें ACD इसमें सही है।
यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? तो इसमें बॉम्बे, बंगाल, बिहार, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो वो लक्षित होती है दोस्तों इसमें गणराज्य। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गणराज्य। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? वो है 24वें संविधान संशोधन। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है? और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए? तो कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए? तो दोस्तों एक तो अनुच्छेद 39 का है और एक 48 का है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 111। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? कौन सी शर्त है वो सही है? यहाँ पर देखिए इसमें देखिए शर्त यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है। और 100 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री दे रखा है। तो इसमें देखिए चौधरी देवीलाल चरण सिंह, ये गलत हो जाएगा। तो यह सुमेलित नहीं है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पेपर करवाया है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित। और पेपर बहुत हाई लेवल का पेपर था और कम से कम दोस्तों आपके इसमें 50 से 60 के बीच में प्रश्न है वो सही होने चाहिए थे। ठीक है, आराध्या अकेडमी के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।